अगला जो शासक बना वो बना प्यारे साथियों कालभोज। कौन बना? कालभोज। समझे इस कालभोज के बारे में शुरू से लेंगे अपन। तो कालभोज के पिता का नाम आपको पता ही है। पिता का नाम क्या हो गया? महेंद्र द्वितीय। क्या हुआ साथियों? पिता का नाम है महेंद्र द्वितीय। महेंद्र द्वितीय। माता का नाम आपको पता ही है, पुष्पावती। लालन पालन की बात अगर की जाती है तो कालभोज का जो लालन पालन है, लालन पालन किसने किया? तो इसका लालन पालन किया कमलावती ब्राह्मणी के वंशजों ने। किसने किया है? तो कमलावती ब्राह्मणी के वंशजों ने। और कमलावती ब्राह्मणी के वंशजों ने ठीक है, यहाँ पे लालन पालन किया बांडेर दुर्ग में। कालभोज के गुरु के बारे में अपन बातें करते हैं। तो कालभोज के गुरु कौन हो गए प्यारे साथियों? हारित ऋषि। ठीक है, हारित ऋषि। ये शैव धर्म के पाशुपत संप्रदाय, लकुली संप्रदाय, ठीक है, ये यहाँ पे याद रखना। यहाँ देखा हमने अभी, ये लकुलीस की जगह यहाँ पाशुपत भी कर सकते हैं ना, पाशुपत संप्रदाय। चलिए, एक ही है, शैव धर्म के संप्रदायों के नाम है। तो हारित ऋषि ये कौन से संप्रदाय से संबंधित हो गए? पाशुपति संप्रदाय। ये इनके कौन हुए? गुरु। ठीक है, इसके बाद अगर बातें करते हैं तो देखो साथियों, ये जो कालभोज है ना, इस कालभोज को कई सारी उपाधियों से भी जाना जाता है। तो कालभोज को उपाधियों से जाना जाता है। तो कालभोज की कौन कौन सी उपाधियां हैं? तो कालभोज की उपाधियां देखिए साहब, उपनाम या उपाधियां। देखो, कालभोज की उपाधियों में अपन सबसे पहले बात करें बप्पा रावल। ये जो बप्पा रावल की उपाधि दी है, ये हारित ऋषि ने कहा है। हारित ऋषि, ठीक है, हारित ऋषि ने कहा। दूसरा अगर अपन बात करें तो इसे कहा जाता है हिंदुआ सूरज। हिंदुआ सूरज, ठीक है। तीसरा इस बप्पा रावल को कहा जाता है, बप्पा रावल को हिंदुआ सूरज भी कहते हैं। इसे कहा गया है चकवे, ठीक है। तो चकवे भी इसका ही एक उपनाम है, चकवे। चकवे, चकवे का क्या अर्थ होता है? तो चकवे का अर्थ होता है चारों दिशाओं का विजेता। चकवे किसे कहते हैं? चारों दिशाओं का विजेता, चकवे को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा यानी कि देखो, इसे हिंदुआ सूरज हो गया, चकवे हो गया, बप्पा रावल इसे कहा गया है, ठीक है। इसको राजगुरु भी कहा गया, राजगुरु, राजगुरु भी इसे कहा गया। इसे कहा गया है मुकुटमणि, मुकुटमणि, मुकुटमणि। और मुकुटमणि कहा गया है इसको आहड़ शिलालेखों में, ठीक है, कि आहड़ शिलालेखों में इसे मुकुटमणि कहा गया है। और वहीं पे अगर अपन बातें करें तो ध्यान दीजिएगा साथियों कि इस बप्पा रावल को या कालभोज को इतिहासकार हैं सीबी वैद्य, चिंतामणि विनायक वैद्य, सीबी वैद्य, ठीक है। सीबी वैद्य ने इस कालभोज को या बप्पा रावल को, बात एक ही है, कालभोज कह दो, बप्पा रावल कह दो, कालभोज या बप्पा रावल को, बप्पा रावल को या बप्पा रावल की तुलना इस बप्पा रावल की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की है, याद रखना, ठीक है।
कि बप्पा रावल की जो तुलना है वो सीबी वैद्य ने, चिंतामणि विनायक वैद्य ने किससे की है? चार्ल्स मार्टेल से, यानी कि इसकी तुलना की है कालभुज की। तो अब आगे अपन इसमें बात करते हैं कालभुज में। तो यहाँ से देखिए कालभुज में कि इस कालभुज के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं, इसके शासनकाल की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या हुआ इसके शासनकाल में। प्रमुख घटना, और प्रमुख घटना में हम देखेंगे कि कालभोज जब गद्दी पर बैठा तो कालभोज के शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। तो यहाँ पे अपन बात करें कालभोज की, तो सबसे पहले देखिए साहब, कालभोज ने अपने गुरु का नाम क्या था? हारीत ऋषि। अपने गुरु हारीत ऋषि की कृपा से चित्तौड़, या ये कहूं मौर्य वंश के शासक मानमुरी, मौर्य वंश के शासक मानमुरी को पराजित किया। पराजित कर चित्तौड़ में, या चित्तौड़ पर अधिकार किया तथा चित्तौड़ में गोहिल वंश की स्थापना की थी। याद रखना, ठीक है। तो चित्तौड़ में गुहिल वंश की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई है? बप्पा रावल के द्वारा की गई है, कालभुज के द्वारा की गई है। यहां पे ध्यान दीजिए। इसके अलावा याद रखना कि ये जो कालभुज है या बप्पा रावल है, बप्पा रावल को गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। याद रखना, ठीक है। किसे गुहिल वंश का क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। याद रखना, संस्थापक कौन है? गुहिलादित्य, गुहादित्य। वास्तविक संस्थापक कौन है? बप्पा रावल, कालभुज, ठीक है। इस कालभुज ने और क्या क्या काम किए उसको समझो। कि कालभुज ने वह स्थान जहां गाय ने दूध छोड़ा था, स्थान का नाम है कैलाशपुरी। कहां पे पड़ता है? उदयपुर में। कैलाशपुरी उदयपुर में। एक लिंग नाथ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कैलाशपुरी उदयपुर में कौन से मंदिर का निर्माण करवाया है? एक लिंगनाथ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था इसने, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें चतुर्मुखी शिवलिंग स्थित है। ध्यान रखना कि ये जो एक लिंग नाथ महादेव मंदिर है, ये एकमात्र मंदिर है राजस्थान में, अगर हम बात करें, एकमात्र मंदिर जिसमें चतुर्मुखी शिवलिंग स्थित है। याद रखिए, यही जो एकलिंगनाथ महादेव मंदिर है, ध्यान रखना, राजस्थान का
सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा शिव मंदिर। शिव मंदिर माना जाता है। याद रखेंगे कि राजस्थान का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा शिव मंदिर जो है वो कौन सा ही माना जाता है, तो ये ही है एकलिंगनाथ महादेव का। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? कालभोज ने करवाया है, बप्पा रावल ने। एक तो इस कालभोज ने इस एकलिंगनाथ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया, दूसरा इस एकलिंगनाथ महादेव को, ध्यान रखना, कालभोज ने या बप्पा रावल ने ना बात एक ही है। कालभोज ने एकलिंगनाथ जी को मेवाड़ का वास्तविक शासक घोषित किया। ठीक है, तो एकलिंगनाथ जी को मेवाड़ का वास्तविक शासक घोषित किया, वास्तविक स्वामी घोषित किया, तथा स्वयं को एकलिंग नाथ जी का दीवान मानकर राज्य किया था। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्रश्न ये बनता है कि मेवाड़ के गोहिल वंश के शासक स्वयं को किसका दीवान मानकर राज्य करते थे? तो किसका दीवान मानकर राज्य करते थे? तो एकलिंगनाथ महादेव का दीवान मानकर राज्य करते थे। और मेवाड़ के शासन का, मेवाड़ राज्य का वास्तविक शासक, वास्तविक स्वामी किसको घोषित किया था? एकलिंगनाथ को। मेवाड़ के शासक जब क्षेत्र राज्य करते थे तो मेवाड़ राज्य में जो सबसे ऊंची जो गद्दी हुआ करती थी वो एकलिंगनाथ महादेव की गद्दी थी, और उसके नीचे फिर अपनी गद्दी लगा के शासन राज्य करते थे। तो सबसे ऊंची गद्दी जो है वो खाली रखते हैं, वो एकलिंगनाथ जी की गद्दी थी कि हमारे राज्य के वास्तविक शासक एकलिंगनाथ जी हैं, उनकी गद्दी सबसे ऊंची है। ठीक है, यहीं से एक बात आती है, अपन बात करेंगे यहाँ पे। देखो, एक प्रथा है आस का लेना। देखो, आस का लेना याद रखिए। ये जो आस का लेना है ना, इसमें भी अपन बात करें क्या होता है आस का लेना। ये आस का लेना क्या था पता है? कि जब भी मेवाड़ के शासक अपनी राजधानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे परिवर्तित करते थे, ठीक है, कि जब भी वो अपनी राजधानी बदलते थे तो राजधानी बदलते समय वो इस एकलिंगनाथ महादेव का आशीर्वाद लेते थे। और उस आशीर्वाद लेने को ही किस नाम से जानते थे? तो उस आशीर्वाद को ही अपन किस नाम से जानते थे? आस का लेना कहते थे। ध्यान रखना कि मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक राजधानी बदलने से पूर्व, अब राजधानी बदली गई है, बहुत सारी राजधानी रही है, मैं बताऊंगा अभी, कि राजधानी बदलने से पूर्व एकलिंगनाथ जी का आशीर्वाद लेते थे। आशीर्वाद लेते थे, ठीक है। और इसी आशीर्वाद लेने को क्या कहा गया था? आस का लेना कहा गया था। तो एक तो ये चीजें आपको यहां से ध्यान रखनी है कि राजधानी जब बदली जाती थी तो राजधानी बदलने से पहले एकलिंगनाथ जी से आशीर्वाद लेते थे कि एकलिंगनाथ जी, हम राजधानी बदल रहे हैं, आप भी अपनी राजधानी को यहाँ से वहाँ पे लेके चले, आपको वहाँ से चलना है। ठीक है, अब जैसे राजधानी, प्राचीनतम राजधानी नागदा रही है, ठीक है, जो किसके समय से ही रही? नागदा, गोहिल वंश के, गोहिल के समय से रही, बप्पा रावल के समय तक भी, यानी कि ये नागदा ही रही है। ठीक है, इसके बाद आहड़ राजधानी बनी, अल्लट ने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। फिर
जैत्र सिंह आएगा, जैत्र सिंह के समय में राजधानी चित्तौड़ बन जाती है। चित्तौड़ के बाद में फिर राजधानी जो है वो कुंभलगढ़ बनती है, ठीक है। चित्तौड़ के बाद में फिर उदयपुर को राजधानी बनाया जाता है। उदय सिंह के समय में उदयपुर राजधानी बनी। उदयपुर के बाद में राजधानी प्रताप के समय में कुंभलगढ़ बन जाती है। गोगुंदा को भी राजधानी बनाया जाता है। उदय सिंह जो है, उदय सिंह की राजधानी गोगुंदा रहती है। प्रताप के समय में राजधानी फिर कुंभलगढ़ बन जाती है। तो इस तरीके से कई राजधानियां जो हैं वो बदली हैं। कुंभलगढ़ के बाद में प्रताप अपनी संकटकालीन राजधानी चावंड को बनाते हैं। तो राजधानी बदली गई। मैं एक जगह टेबल बनवाऊंगा आपको लास्ट में, जब गोहिल वंश हम एंड करेंगे तो मेवाड़ की राजधानियां कौन सी राजधानी कौन से शासक के समय में रही, बीच बीच में लिखाता चलूंगा और अंत में जाके सबको एक साथ टेबल बनवा दूंगा। ओके ना, यहाँ तक समझो। तो अभी हम बात कर रहे थे इस कालभोज के बारे में। तो कालभोज ने एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है, और एकलिंगनाथ जी को मेवाड़ के राज्य का वास्तविक शासक घोषित कर दिया और स्वयं को उनका दीवान घोषित किया। एक तो ये काम हुआ। इसके अलावा इस कालभोज ने और क्या क्या काम किए? कालभोज ने मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। ध्यान रखना, तो मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के 115 ग्रेन का सिक्का था और सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। तो मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के किस शासक के द्वारा चलाए गए थे? तो कालभोज या बप्पा रावल के द्वारा मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए गए थे। तो एक तो ये चीज़ें यानी कि आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आपका मेवाड़ में कौन सा शासक रहा? कालभोज रहा। कालभोज के बारे में बताया जाता है बप्पा रावल के बारे में कि बड़ा महान शासक हुआ था। कालभोज ने अपना साम्राज्य पूरा उत्तर भारत समेट दिया, ठीक है, और पूरे उत्तर भारत पे इसका साम्राज्य माना जाता है। इसका साम्राज्य मेवाड़ से लेकर गजनी तक फैला था। गजनी आज अफगानिस्तान में है, वहाँ तक मेवाड़ में इस कालभोज का शासन था। आज का पूरा पाकिस्तान इस बप्पा रावल का शासन क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है। इस बप्पा रावल ने शहर बसाया रावलपिंडी। रावलपिंडी, ध्यान रखना, कौन सा शहर बसाया? रावलपिंडी, ठीक है ना। तो रावलपिंडी जो शहर है ना, ध्यान रखना, कहाँ पे है रावलपिंडी? ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो रावलपिंडी जो शहर है ना, ये शहर बप्पा रावल के नाम पर ही स्थित है। तो ये शहर बसाया रावलपिंडी शहर। आप क्रिकेट जानते हो, खेलते हो, तो आप जानते होंगे एक पाकिस्तान का बॉलर है गेंदबाज शोएब अख्तर, यही का रहने वाला था। उसे रावलपिंडी एक्सप्रेस के उपनाम से जानते थे, बड़ा फास्ट बॉलर था, ठीक है। तो रावलपिंडी शहर बप्पा रावल के नाम पे बसा हुआ है। बताया जाता है कि इतना तगड़ा शासक था कि तलवार के एक बार से 2 भैंसों का कत्ल कर दिया करता था। एक साथ 4 बकरे रोजाना खाया करता था। 35 हाथ की धोती पहनता था। 36 मन की तलवार रखता था, ठीक है। इतने बड़ा शक्तिशाली राजा हुआ। यहाँ से लेके गजनी तक साम्राज्य विस्तार किया। सैकड़ों स्त्रियों के साथ विवाह किए। हजारों संख्या में पुत्रियां प्राप्त हुई, ठीक है। और इसके बाद जब इसकी मृत्यु हुई थी तो इसकी मृत्यु पर 2 समुदायों में, हिंदू मुस्लिम, क्योंकि गजनी क्षेत्र तो मुसलमानों का क्षेत्र था, तो इसकी मृत्यु पर 2 समुदायों में आपस में फिर संघर्ष की स्थिति बनी, विवाद की स्थिति बनी। और जब विवाद की स्थिति बनी तो साथियों, बप्पा रावल का सब कबीर की भांति फूल में बदल गया था। इस तरीके की मान्यताएं इस बप्पा रावल के बारे में मिलती हैं। तो ये बप्पा रावल मेवाड़ में गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके बाद फिर छोटे छोटे से कई सारे शासक हैं, जिनमें अल्लट हैं। अल्लट के बाद में यहाँ जैत्र सिंह शासक, कर्ण सिंह आएगा। कर्ण सिंह के बाद में जैत्र सिंह है, तेज सिंह है, सावंत सिंह है। इस तरीके से यानी कि हम इनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से आगे मैं अगली क्लास में आपको यहाँ से आगे बात करूँगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि बेहतर रूप से आपकी समझ में आया होगा और इसी प्रकार से हम पूरे इतिहास को 0 लेवल से लेके टॉप लेवल तक आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, आज लेता हूँ आपसे विदा। तब तक के लिए नमस्कार। आगे हम मिलते हैं फिर, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण।